कोशिश करूंगा मैं आज ही कर लें उसको, ठीक है। मैक्सिमम चीजें मैं उसकी आज ही करवा दूंगा आपको। अगर कल कोई चीज रहती हो तो कल कर लेंगे, और कल हम उस यूनिट की डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ताकि हम जितनी जल्दी कोर्स को वाइंड अप करेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम होगा चीज़ों को रिवाइज करने का, और ऊपर से आपके एफएससी के पेपर भी करीब हैं, तो आप ज़्यादा टाइम अपनी एफएससी पे कंसंट्रेशन कर लेंगे। तो मैक्सिमम ये जो नेक्स्ट वीक है, इसके मिड में या इसके एंड तक आपका जो ये वाला सेशन है उसको हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 बेटे, चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बेटे आप सबको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और थर्मोडायनेमिक्स बेटे क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर आप देखें तो इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, इन विच थर्मो से हीट एनर्जी, in which we study about how heat energy is converted into the mechanical energy. This is called thermodynamics, in which we study about how heat energy is converted into the mechanical energy. बेटे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ना है। आप बोलेंगे सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपने वो वाली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नहीं पढ़नी। यहां पर ये जो केएमटी थ्योरी मैं बता रहा हूं, ये आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताएगी। बिहेवियर ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पॉइंट है कि a finite volume of gas contain infinite number of molecules. A finite number of gas contain large number of molecules. A infinite volume contain large number of molecules का बेटे मतलब क्या है? ये देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं। इनफाइनाइट फाइनाइट वॉल्यूम में, सॉरी, infinite volume there are large number of molecules. आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? बेटे इसका मतलब ये है कि एक लिमिटेड, एक गैस मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि एक लिमिटेड सी जगह पर कई मिलियन ट्रिलियंस गैस मॉलिक्यूल होते हैं। सो अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स का साइज इतना स्मॉल होता है, ये देखें, द डिस्टेंस द एक्स, ये एक्स क्या, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस मतलब एक मॉलिक्यूल का साइज इतना कम होता है कि दो मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन जो एक मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि उसका साइज उस डिस्टेंस से भी कम होता है। तो याद रखना है, ये पॉइंट आपको ये बताता है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का तीसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दीवार से टकराकर दोबारा वापस आएंगे तो इनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इन विच काइनेटिक एनर्जी 100% रिमेन्स कंजर्व्ड, जिसमें काइनेटिक एनर्जी 100% कंजर्व्ड रहती है। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और बेटे इसी के साथ साथ आपने याद रखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते। मतलब दो गैस मॉलिक्यूल है ना, तो वो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हाँ, जब दोनों दीवारों से टकरा कर वापस आएंगे फिर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। सो दे डू नॉट एक्सर्ट force on each other except during collision, except during collision, सिवाय collision के दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। और आखिरी पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो रैंडम होती है।
ये पांचों पॉइंट्स आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पता होने चाहिए, जो कि आपको गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बताते हैं। ठीक है बेटे, इसी के साथ साथ स्टूडेंट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस। बेटे प्रेशर ऑफ गैस में आपने क्या करना है, प्रेशर ऑफ गैस के अंदर जो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद रखना है। ये फॉर्मूला बेटे क्या है, हमारी बुक में प्रेशर के कुछ फॉर्मूले प्रूव हैं। प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ, वैसे तो अगर आपको याद हो तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस पी इज द प्रेशर। वैसे तो आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है सबने, फोर्स इज रिलेटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द प्रेशर बाय दिस फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं जी, चेंज इन मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 2mv, चार्ली ऑप्शन -mv और डेल्टा ऑप्शन -2mv। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन वन डायमेंशन? देखें, अगर मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, हमारी बुक ने बनाया है एक क्यूबिकल कंटेनर, इफ आई हैव दिस क्यूबिकल कंटेनर, तो इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव करेंगे और अलोंग जेड एक्सिस भी मूव करेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम होती है, ठीक है। अब एक गैस मॉलिक्यूल जो इस दीवार से टकराकर इधर आया है, उसका मैस m है और उसकी स्पीड v है। जब ये टकराकर वापस आएगा तो मैस तो m में रहेगा लेकिन स्पीड -v हो जाएगी। तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बताएं? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? -mv माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम क्या है? mv। फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस चेंज की वजह से आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हुआ बच्चों बताओ? -2mv। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या आएगी? -2mv। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब बेटे मैं यहां पर ना आपको डेरिवेशन नहीं करवाने आया, मेरा काम आपको डेरिवेशन करवाना नहीं है। हमारी बुक ने जो एक्सप्रेशन 3-4 प्रूव किए हैं, आपको वो एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। जिस तरह हमारी बुक इसी एक्सप्रेशन को जब प्रूव करती है, तो हमारी बुक प्रूव करती है द प्रेशर इज इक्वल टू रो बाय थ्री अंडर रूट वी स्क्वायर। ये पहला एक्सप्रेशन है जो हमारी बुक प्रेशर का प्रूव करती है। आप मेरे से पूछेंगे सर इसमें वी स्क्वायर क्या है? दिस वी स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम कैसे निकालेंगे? तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड को स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। दिस इज कॉल्ड वी स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर का अंडर रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकालेंगे? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये दो फॉर्मूले याद रखने जो मैंने आपको बताए हैं। इस एक्सप्रेशन से ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्ट है। और अगर मैं यहां से मीन स्क्वायर स्पीड को निकालूं वी स्क्वायर को, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपके पास, ये देखें यहां पर हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p ओवर रो, 3p डिवाइड बाय रो, ठीक है। फॉर्मूला ये बन जाएगा। और बेटे जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा, तो बेटे इसका अंडर रूट वी आर एम एस आ जाएगा, और वी आर एम एस किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 3p ओवर रो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपने याद रखने हैं। इसमें ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इस डेंसिटी की जगह हमारी बुक लिखती है, डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम।
हमारी बुक इस डेंसिटी की जगह लिखती है mn ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह आप एल क्यूब भी लिख सकते हैं, तमाम साइडें एल के इक्वल हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस जगह वो पड़े होते हैं उसी का वॉल्यूम उनका वॉल्यूम होता है। तो बेटे जब अब ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा एम एन ओवर 3v और साथ में क्या आ जाएगा v स्क्वायर। इस m को अंदर ले आए और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2n ओवर 3v हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पहली कंक्लूजन निकाल रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, वो कहेंगे जी हमें बाहर निकालो, दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। जिस तरह आपके पास एक सिलेंडर है ना सीएनजी का, आप सीएनजी का सिलेंडर 10 किलो का है, आप उसमें 20 किलो गैस बढ़ेंगे तो वो फटना ही फटना है, क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दी है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कंटेनर, तो वो उसको बर्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों आपने याद रखना है pressure is inversely proportional to volume which is also called Boyle's law। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और तीसरी बात बेटे आपको यहां से नजर आ रही है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जितनी गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो प्रेशर है, प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, वी स्क्वायर के। ये वी स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड। बेटे मैं इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एम एस, वी एम एस। वी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी एम एस। तो बेटे जब मैं कहूंगा मैंने मीन स्क्वायर स्पीड को डबल किया है, तो जब मैं मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करूंगा आप इसकी जगह 2 लिख देंगे, तो बेटे प्रेशर क्या हो जाएगा पहले से 2 टाइम्स, नो 2 टाइम्स। ये गलती आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं बेटे। मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने v को डबल करना है, ये v एवरेज स्पीड है, और ये पूरा फैक्टर, ये पूरा फैक्टर मीन स्क्वायर है। आपने इस पूरे फैक्टर की जगह 2 लिखना है, ना कि v की जगह 2। अगर आपसे कहता एवरेज स्पीड बिकम डबल, तो आप v की जगह 2 लिखते, प्रेशर बिकम 4 टाइम्स। लेकिन उसने ये तो नहीं बोला ना कि एवरेज स्पीड बिकम डबल, उसने बोला मीन स्क्वायर स्पीड बिकम डबल, तो आपने v स्क्वायर पूरे फैक्टर की जगह 2 लिखना है, तो प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, तो यहां पर प्रेशर का अंडर रूट आ जाएगा और वीएमएस का अंडर रूट क्या आएगा, वी आर एम एस, वी आर एम एस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वी आर एम एस बिकम 2 टाइम्स, तो बताएं प्रेशर कितना होगा, अब बोलें। इफ वी आर एम एस बिकम 2 टाइम्स देन प्रेशर विल बिकम, देन प्रेशर विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम। वो कैसे, उसने प्रेशर पूछा है, इधर तो अंडर रूट पी आ रहा है, तो इस अंडर रूट पी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 4, सो प्रेशर विल बिकम 4 टाइम्स। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वो आपसे कहे कि मीन स्क्वायर स्पीड बिकम डबल, तो आप इस वी स्क्वायर की जगह 2 लिख दें, प्रेशर भी डबल हो जाएगा। अगर आपसे कहे वी आर एम एस बिकम डबल, तो इधर 2 लिखेंगे, तो ये तो अंडर रूट पी आ रहा है, तो पी कैसे निकलेगा, दोनों का स्क्वायर लेके, सो प्रेशर विल बिकम 4 टाइम। तो अगर मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर डबल होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर 4 टाइम होगा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड वही है जो कि एवरेज स्पीड है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए हम हमेशा इनकी मीन स्क्वायर स्पीड मेजर करते हैं। ठीक है बेटे, तो जिस तरह आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में एवरेज करंट एसी का 0 होता है, तभी हम उसको आरएमएस से मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट जो बेटे मैंने आपको बताए हैं ये आपने भूलने नहीं है। इससे पहले कि आप व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लें, एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप एक एमसीक्यू है जो मेरे पास है आपके लिए, आपने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन ये है, इफ प्रेशर इज इक्वल टू 200 atm
एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 300 जूल। ये जरा देखें, एक एमसीक्यू है, मैं आपको करवाता हूं। वो कहता है कि अगर प्रेशर 200 एटीएम है तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300 जूल है। 300 जूल। if the if if speed of gas molecules become double, if speed of gas molecules become double, अगर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड डबल हो जाए, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? अल्फा 400 एटीएम, बीटा 800 एटीएम, चार्ली 600 एटीएम, डेल्टा नन ऑफ दीज। हाँ जी बताएं जी, क्या आंसर है इसका? 400 हाँ जी, जी। नहीं बेटे 400 नहीं है, इसका आंसर है 800 इसका सर। आंसर है 800। क्यों बोला 800? वी क्योंकि जी जी, क्योंकि जब उसने बोला स्पीड बिकम डबल, तो आपने सिर्फ v को डबल करना है, तो v की जगह 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो प्रेशर 4 टाइम हो जाएगा। तो प्रेशर 4 टाइम हो गया ना, आप जरा देखें, प्रेशर पहले से 4 टाइम हो गया, तो पहले वाला प्रेशर कितना है? 200 एटीएम। तो प्रेशर विल बिकम 4 टाइम, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 800 आएगा। ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ी जल्दी ग्रिप कर लेने चाहिए। इससे पहले कि मैं व्हाइट बोर्ड को रेस करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद बेटे हमारे पास टॉपिक है, आपकी बुक को सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बेटे आप सारे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको ये लॉ ना आता हो। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी। ये वाला लॉ हमें क्या बताता है, जरा देखें। वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, according to this formula, volume is directly proportional to number of moles। वॉल्यूम की रेशो यार आर लिखा पी नहीं आएगा। पी पी सॉरी बेटे, n1/n2। वॉल्यूम की रेशो नंबर ऑफ मोल की रेशो की डायरेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ ये कहता है v1/v2 इज इक्वल टू n1/n2, एवोगैड्रोस लॉ, केमिस्ट्री में आप इसको ये कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये टी टेम्परेचर है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड फेमस चार्ल्स लॉ। तो इनकी रेशियो भी डायरेक्ट होगी, v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स होगा, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम v1/v2 इज इक्वल टू p2/p1। और अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें बच्चों, इसी फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखें, तो हमारे पास आएगा प्रेशर, अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो तो प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो सबसे पहले तो आपको ये जनरल गैस इक्वेशन के सारे लॉस पता होने चाहिए कि किसका किससे क्या रिलेशन है। और फिर दूसरी बात, इनके ग्राफ्स पता होने चाहिए। जिस तरह बॉयल्स लॉ का ग्राफ क्या बताएं, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स है, तो इसकी स्लोप यूं आएगी,
प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स है लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके ग्राफ को मैं यूं भी बना सकता हूं, जरा देखें। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है तो प्रेशर 1 ओवर वॉल्यूम के क्या होगा, डायरेक्ट, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है तो प्रेशर 1 ओवर वॉल्यूम के क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस ग्राफ को आप यूं भी बना सकते हैं, पीवी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने बॉयज लॉ के 3 ग्राफ आपके सामने रख दिए। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के डायरेक्ट है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये देखें, वॉल्यूम V टेम्परेचर के डायरेक्ट है। तो मेरे पास ये 2 गैसेस हैं, एक गैस 1 और एक गैस 2, और दोनों में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस ग्राफ को देखकर बताएं किस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, बताएं। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का प्रेशर ज्यादा होगा, वेरी गुड। कैसे पता लगा, जरा देखें। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें NRT, ये देखें, V इज इक्वल टू NRT/P। अगर मैं इस P को V/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बल्कि आप इसको यूं कर लें, ये देखें, इस V को इधर ले आए तो यहां पे आ जाएगा T/V। तो T और इस P को इधर ले जाएं तो T/V की रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के। मतलब जिसके अक्रॉस टेम्परेचर ज्यादा और वॉल्यूम कम हो, जरा देखें, टेम्परेचर ज्यादा किसके क्रॉस है, 2 वाले के क्रॉस, और इसके क्रॉस वॉल्यूम क्या है, कम। तो जिसके क्रॉस टेम्परेचर ज्यादा और वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेकंड वाले का प्रेशर फर्स्ट वाले के प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में से ऐसे सवाल भी आपको आ सकते हैं कि ये ग्राफ में ये 2 कर्व बनी है। आई थिंक आपने केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, चैप्टर नंबर 3 है आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अच्छा बेटे, मैं आपको बता रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में इसमें ये स्मॉल एन किसके इक्वल है, दिस स्मॉल एन इज इक्वल टू N/Na, नंबर ऑफ मोल्स ओवर एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, जिसको आप मैस ओवर मोलर मैस भी कह सकते हैं। अब बेटे इसमें ये R/Na, R जनरल गैस कांस्टेंट है और Na एवोगेड्रो नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट जिसका नाम है K, विच इज इक्वल टू R/Na। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ठीक है, और जब मैं इस R/Na की जगह K लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू NKT। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन है ये वाली और एक इक्वेशन है ये वाली। बेटे ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। when number of molecules are given you have to use this equation। this n number of molecule है, ये small n number of moles है। ठीक है बेटे, जब अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा, आगे डेरिवेशन है तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करने से हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन आएगा, डेट इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv²। दिस इज अ फॉर्मूला, हाफ mv²। टेम्परेचर का फॉर्मूला ये आएगा। According to this formula, temperature is directly proportional to average translational kinetic energy. When average translational kinetic energy become double, temperature also becomes double. ये double तो ये double. Temperature is directly proportional to V²। वही रिलेशन जो प्रेशर के साथ था। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VMS, मीन स्क्वायर। जब मैं आपसे कहूंगा जी आपने मीन स्क्वायर स्पीड डबल की है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। टेम्परेचर विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि जब मैंने बोला मीन स्क्वायर बिकम डबल तो आपने VMS की जगह 2 लिख देना है। जब मैं आपसे कहूंगा रूट मीन स्क्वायर बिकम डबल, तो अब आप दोनों तरफ अंडर रूट लें तो यहां पे क्या आ जाएगा, √T, और VMS का अंडर रूट क्या आएगा, VRMS। जब मैं आपसे कहूंगा VRMS बिकम डबल तो यहां पर आएगा √T, लेकिन आपने तो T बताना है,
तो अगेन दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, टेम्परेचर विल बिकम 4 टाइम्स। तो v मीन स्केयर को डबल करने से टेम्परेचर डबल होगा और रूट मीन स्केयर को डबल करने से टेम्परेचर 4 टाइम होगा। सेम वही रिलेशन जो इसके प्रेशर के साथ थे। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और यहां से मैं v स्केयर को लैदा करूं तो 2 से क्या, पहले हम यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी को लैदा करूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये बनेगा। यहां से अगर आपने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन निकालनी हो तो एक फॉर्मूला बनेगा 3kT/2, 3kT/2, 3kT/2। अगर मैं आपको टेम्परेचर दे दूं तो आप गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों अगर ये वाला 2 से कैंसिल हो जाए तो यहां से हम मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालेंगे? मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमने v स्क्वायर निकालना हो 2 से कैंसिल 3kT/m, ठीक है, 3kT/m। और v रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल होगा? 3kT/m, इस सारे का अंडर रूट। आप बोलेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले VRMS का फॉर्मूला बताया था 3p/ρ। तो बेटे आपके पास ना VRMS निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, ये आप लिख लें या आपने भूलने नहीं है, ये जरा देखें। 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक मैंने आपको बताया VRMS इज इक्वल टू √3p/ρ, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है VRMS इज इक्वल टू √3kT/m, और एक फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 3RT/m, 3RT/मोलर mass, 3RT/मोलर mass। These 3 are the formulas to find out root mean square speed। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर के साथ क्या है? √T के साथ डायरेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स तो आप T की जगह 4 लिख देंगे। तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी? डबल, डबल 2 टाइम्स। ये देखें यहां पर मैंने कहा था रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम डबल देन टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स। तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड डबल हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी से रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। यहां पर भी एक मेरे पास क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, काइंडली इसको भी लिख लीजिएगा। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, लिख लें शाबाश। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर at triple point of water the pressure of gas is 2680 Kelvin। At triple point of water the pressure of gas is 2680 Kelvin, sorry 2680 Pascal। At triple point of water the pressure of gas is 2680 Pascal। by changing the temperature the pressure increased to 487. By changing the temperature the pressure increased to 4870 Pascal। the temperature is, हाँ जी। अच्छा बेटे अगर आप देखें तो मुझे बताएं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, दिस वन। मैंने आपसे कहा है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो बेटे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे प्रेशर कितना है? 2680 पास्कल। मैंने पूछा भाई चेंजिंग टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो T2 टेम्परेचर है जो चेंज किया है, द प्रेशर बिकम व्हाट? 4870 पास्कल। तो आपने ये T बताना है यहाँ पे T, तो ये वाला 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, T इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 487/268 और जो 273.16 इधर ही है, ये दोनों आपस में तकरीबन डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर आंसर आएगा तकरीबन 1 के करीब।
तो इसका आंसर 496, 481, 487 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपसे, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। काइंडली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको भी रेज करने लगा हूं जल्दी से। सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या? बेटे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे पानी की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं इस टेम्परेचर पे। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे लग रहा था आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा हो। हाँ सर जी हम बेटे। कंप्यूटर वाले हैं। हाँ, कुछ बच्चे कंप्यूटर वाले हैं, उनको नहीं पता होगा, इसलिए बेटे मैंने बता दिया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। बेटे इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी को आप यू से शो करते हैं। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी अ गैस मॉलिक्यूल हैव। काइनेटिक एनर्जी ऑल टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ऑल टाइप्स, प्लस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। अगर एक गैस मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी टाइप वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, उनको ऐड कर दें, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स को ऐड कर दें, बाकी जितनी भी एनर्जीज हैं सारों को ऐड कर दें, तो सारों को ऐड करने से जो हमारे पास एक एनर्जी आएगी डेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अगर हमारे पास आइडियल गैस हो, ये तो नॉन आइडियल गैस के लिए, अगर हमारे पास आइडियल गैस हो तो हमारी बुक कहती है इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। जब आपने ये ब्रैकेट लगा दी ना, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। मेन कंट्रीब्यूशन इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की होती है। आप बोलेंगे सर आप ऊपर आप क्या क्या हैं सारी एनर्जीज, नीचे आप कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में मेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की होती है। तो बेटे मैं आपको पता क्या कह रहा हूं, जरा सुनिएगा। लेट अस सपोज आपने 100 रुपीज इकट्ठे किए हैं और उसमें से 99 रुपीज एक बंदे की कंट्रीब्यूशन है, तो 100 रुपीज में जिसके 99 है मेन कंट्रीब्यूशन तो उसकी हुई ना। तो इसी तरह इंटरनल एनर्जी में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की है। और आपको ये बात पता है बेटे, एक मिनट रुकिएगा, और बेटे आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर भी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट है। इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर आप ज्यादा करेंगे उतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। आपके बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन बार बार एक लोहे के ऊपर हैमर मारता है, तो जब वो बार बार हैमर मारेगा तो हैमर मारने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन से आपने अक्सर देखा होगा जब आप लोहे के ऊपर कोई भी हैमर मारे तो चिंगारी निकलती है। वो बेसिकली क्या होता है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बेटे आपने ये पॉइंट याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। आप बोलेंगे सर स्टेट फंक्शन क्या होता है? केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता होगा, स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन आपके पूरे थर्मोडायनेमिक्स में UHS PTV G, इसमें U इंटरनल एनर्जी है,
H एंथैल्पी है, S एंट्रोपी है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, और ये G गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये 7 स्टेट फंक्शन है। अगर मैं आपको एमसीक्यू दूं, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। अल्फा ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, बीटा है प्रेशर, चार्ली है हीट, और डेल्टा है एंट्रोपी। तो अगर आप देखें तो इन 7 में हीट नहीं है, तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड। और बेटे आपने इसी के साथ साथ याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी, अगर आप एक क्लोज पाथ की बात करेंगे, साइक्लिक पाथ, अगर हमारे पास एक साइक्लिक फिगर होगी, जरा देखें, हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम कर्व यूं है ऐसे, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम कर्व है। बेटे जब भी हमारे पास एक साइक्लिक पाथ होगा, तो साइक्लिक पाथ के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो हमेशा जीरो आएगा, जिस तरह का मर्जी साइक्लिक पाथ हो। वर्क की बात नहीं कर रहा मैं, ये देखें एक बॉडी ऊपर से गई है यहां तक और यहां से वापस आई है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। जिस तरह आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट गिव जीरो वर्क इन आ क्लोज पाथ, अगर क्लोज सरफेस होगी तो वो जीरो वर्क देगा। तो इसी तरह इंटरनल एनर्जी हमेशा साइक्लिक पाथ में जीरो वर्क देगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपने नहीं याद रखना, मतलब ये जो पॉइंट्स बताएं यही याद रखने हैं आपने। बेटे इसके बाद ना हमारे पास बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट, बेटे वर्क और हीट के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क और हीट तो आपने समझना है, इसी के साथ साथ आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझना है। बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, एक हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, जीरोथ लॉ। आप बोलेंगे सर जीरोथ लॉ कौन सा है, विच इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो लॉ है जिसके अंदर हमारे पास अगर एक हॉट बॉडी, ये जरा देखें, अगर हमारे पास एक हॉट बॉडी इन कॉन्टेक्ट है एक क्लोज बॉडी, एक कूल्ड बॉडी के साथ, तो आफ्टर सम टाइम जो टेम्परेचर हॉट बॉडी का है वही किसका हो जाएगा, कोल्ड बॉडी का। तो जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर एक जितने हो जाएंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखें आप एक चाय का कप कमरे में लाके रखते हैं, चाय ठंडी होती रहती, जब जब चाय का टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर एक जितना हो जाता है, चाय उससे ज्यादा ठंडी नहीं होती, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए तो टेम्परेचर फिर हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ। ठीक है बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, और मैं उस कंटेनर को हीट करता हूं, और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स, और इसका पिस्टन मूवेबल है। जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा, तो हीट सप्लाई करने से जो इसका पिस्टन है एक्सपेंशन की वजह से वो ऊपर चला जाएगा। जब इसका पिस्टन एक्सपेंशन की वजह से ऊपर जाएगा, तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 हुआ। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से इंटरनल वॉल्यूम तो बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क होगा। आप बोलेंगे सर वर्क कैसे होगा, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले ये सुने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम पर हीट सप्लाई करते हैं, तो आपके हीट सप्लाई करने से एक तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो एक तो आपकी हीट सप्लाइड इंटरनल एनर्जी में जाएगी, और दूसरा पिस्टन का खुद ब खुद ऊपर जाना शो करता है कि वर्क हुआ है, वर्क, मैकेनिकल वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। इसमें ये जो वर्क है, वर्क, दिस वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूं प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। डेल्टा वाई क्या है, ये पिस्टन जितना मूव हुआ है ऊपर को, तो बेटे ए इंटू डेल्टा वाई मिलकर बना देंगे वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। F डेल्टा वी
सिंपल फॉर्मूला जो हम वर्क करते हैं, गैस का वर्क का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। इसमें ये डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, V2 minus V1, change in volume. So you can also write this law as Q is equal to delta U plus W. तो बेटे डेल्टा U आ जाएगा और W की जगह आप P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, P डेल्टा V. Understand? You can also write P delta V. Now student, I have 6 conventions. ये 6 conventions आपने याद रखनी है. ये 6 conventions क्या क्या हैं? अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम, अगर मैं सिस्टम को हीट सप्लाई करूंगा तो Q पॉजिटिव है. अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा तो Q नेगेटिव है. पहली कन्वेंशन. If the work is done on the system, work is negative. फिजिक्स में अगर आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो वर्क नेगेटिव है. इफ सिस्टम डज वर्क, अगर सिस्टम आपको काम करके दे रहा है तो वर्क पॉजिटिव है. बेटे फिजिक्स में वर्क पॉजिटिव पता कब होगा? जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब डेल्टा वी बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी बढ़ने का मतलब है एक्सपेंशन हुई है. तो जब भी एक्सपेंशन होगी वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा. और एक्सपेंशन में पिस्टन खुद ब खुद ऊपर जाएगा, जो शो कर रहा है कि पिस्टन का खुद ब खुद ऊपर जाना शो कर रहा है कि सिस्टम हमें काम करके दे रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वर्क पॉजिटिव. सो वर्क इज नेगेटिव व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम and work is positive when work done by the system. और when delta U कब पॉजिटिव होगा? डेल्टा U पॉजिटिव होगा when internal energy increase, और डेल्टा U नेगेटिव कब होगा? when internal energy decrease. तो ये 6 कन्वेंशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं. अगर ये 6 कन्वेंशंस आप याद रख लेंगे तो बेटे आपके लिए फायदा पता क्या है? इन 6 कन्वेंशंस को, अगर आपको ये 6 कन्वेंशंस आती होंगी अच्छी तरह, तो आपके लिए इनके क्वेश्चंस करना बड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले कि मैं व्हाइट बोर्ड को रेस करूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. सही है. वी क्या है? कौन सा बेटे? सिर्फ पॉजिटिव है. ठीक है, समझ गए. पॉजिटिव वर्क की समझ नहीं आई? नो सर, वो मैं वी समझ रहा था, वो पॉजिटिव है. सर ये एक इधर जी लिखा हुआ है, क्या बताया था आपने गिब्स पर? बेटे ये ना आपकी बुक में टर्म नहीं है. दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है. सर ये W is equal to F डेल्टा वाई में डेल्टा वाई क्या चीज है? बेटे F वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, तो A डेल्टा वाई वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, इसका ना कन्वेंशन का एक सवाल आप लिख लें ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि कन्वेंशन के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. हाँ जी बताएं जरा. एक क्वेश्चन है मेरे पास. फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system. Find the change in internal energy of the system when a system absorbs 2 kilocalories of heat. When a system absorbs 2 kilocalories of heat. System absorb 2 kilocalories of heat and at the same time does 500 joule of work. And at the same time system does 500 joule of the work. 500 joule work. तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 7900, बीटा 8400, चार्ली 6900. ओके अच्छा, अब जरा देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. पहले तो आप इसको देखें. अब उसने बोला, हाँ देखें बेटे, उसने बोला है हाँ जी, एंड एट द सेम टाइम सिस्टम डज 500 जूल वर्क.
सिस्टम ने काम करके दिया है. इफ सिस्टम डज वर्क, वर्क इज पॉजिटिव. इफ सिस्टम अब्सॉर्ब हीट, Q इज पॉजिटिव. मतलब Q भी पॉजिटिव, W भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है. डेल्टा U बताना है तो ये W इधर आ जाएगा. तो जब W इधर आएगा तो बताएं क्या आएगा, Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U. अब Q बेटे हमारे पास कितना है, Q है हमारे पास 2 किलो कैलोरीज. 2 किलो का मतलब क्या है, 1000 कैलोरीज. और वर्क कितना है, 500 जूल. तो बेटे आपको पता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, बताएं. एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, शाबाश. 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल. मैं आप में से कोई भी जॉगिंग नहीं करता, आप में से कोई भी वॉक नहीं करता, वरना उसको पता होता कैलोरीज में कितने जूल होते हैं. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं. तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, 2000 और कैलोरी की जगह 4.184 आ जाएगा, माइनस 500 आ जाएगा. इसका आंसर आएगा 8400. 8400 को 500 से माइनस करें, 7900 जूल आंसर आएगा. डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बेटे आपको आने चाहिए इस टॉपिक से रेलिवेंट. मैंने आपको एक ना टेबल बना के देना था, वो काफी लेंथी है, वो 10-15 मिनट लेगा, तो इतना हमारे पास फिर टाइम नहीं है. तो आज फिर हम बस एक आपको ग्राफ कुछ करवा के आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे. ठीक है बेटे, मैं इतने हिस्से को रेज करने लगा हूं, इसमें से कोई पॉइंट स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना तो ले लें बेटे. हाँ जी बेटे, हमारे पास है, आपको पता होना चाहिए जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव यू वर्क. इसी तरह बेटे यहां पर आपको पता होना चाहिए, द एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑल्सो गिव वर्क. अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका एरिया अंडर कर्व ये आएगा. दिस इज द एरिया अंडर कर्व. अब एरिया अंडर कर्व क्या बन रहा है, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल. अगर आप देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये वाली लाइन आगे को जा रही है. तो यहां पर लेंथ किसके इक्वल आएगी, लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ प्रेशर है और वॉल्यूम की जगह आ जाएगा डेल्टा वी. तो पी डेल्टा वी वर्क नहीं होता बेटे, तो आपने याद रखना है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव यू वर्क डन. कोई भी ग्राफ आपके पास हो, ये देखें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप राइट आंसर करते हैं कि नहीं. हमारे पास एक ग्राफ है, ये देखें. इस ग्राफ में यहां पे लिखा हुआ है 0, यहां पे लिखा हुआ है P, और यहां पे लिखा हुआ है 2P, और यहां पे लिखा है 3P. यहां पे लिखा है 2V, 4V, 6V. ये वॉल्यूम वाली लाइन है, वॉल्यूम. आप मुझे बताएं इसका एरिया क्या होगा, ये जो सरफेस है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. अगर आप देखें तो 2V से 6V कितना डिफरेंस हुआ, 4V का. ये वाली साइड 2V से 6V 4V, और P से 3P 2P. P से 2P का डिफरेंस 2P. तो लेंथ इनटू, हाँ जी, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8PV. 8PV, अंडरस्टैंड. इसी तरह बेटे हमारे पास कोई भी डायग्राम बनी हो तो अगर हमने उस फिगर का एरिया निकालिए तो हमें वर्क मिल जाएगा. जिस तरह मेरे पास ये डायग्राम है, ये देखें, अगर मेरे पास एक ट्राइंगुलर फिगर होती, भला फिगर साइक्लिक ही क्यों ना हो, साइक्लिक फिगर में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, वर्क 0 नहीं होती. तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 0V, यहां पे लिखा हुआ है 2V, यहां पे 3V, और यहां पे लिखा हुआ है 4V. इस तरह यहां पर लिखा हुआ है प्रेशर में
P यहाँ पे लिखा हुआ है 2P, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 3P, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने हमारे पास लिखा हुआ है 4P। हाँ जी। अब बताएं इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा। बेटे अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2, बेस V से 4V, इसका डिफरेंस 3V होगा, और हाइट P से 4P, ये 3P होगा। तो यहां पे बेस 3P है और हाइट 3V है, तो यहां पे आ जाएगा 4.5 PV। ठीक है, तो इस तरह के बेटे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। जिस तरह मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, बताएं जी हमारे पास पीवी डायग्राम है और इस पीवी डायग्राम में एक सर्कल बना हुआ है, ये दिस इज अ सर्कल। यहां पे मैंने लिखा हुआ है 0, यहां पर मैं लिख देता हूं V, यहां पे लिख देता हूं दिस इज 2V एंड दिस इज 3V। तो आपने ये बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन, वर्क बताना है आपने मुझे। अब सर्कल का एरिया क्या होता है बताएं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, D/2 का स्क्वायर, वर्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है, ये सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस V से 3V आ रहा है, ऐसी ना बेटे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बल्कि आप ना यहां पर यूं कर लें, इसको लिख लें 10, इसको 20 और इसको 30। तो 20 से 30 का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो रेडियस 10 के इक्वल है, तो यहां पे आर की जगह 10 आ जाएगा, पाई 10 स्क्वायर, 100 पाई जूल, वर्क आ जाएगा 100 पाई जूल। सही हो गया बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटे आपने याद रखने हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व से रेलिवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स ओवर फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ